देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने फिर लोगों के अंदर डर बैठा दिया है। हर दिन किसी न किसी राज्य में नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। देश में अब तक लगभग 1200 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं और इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मरीज शामिल है और अब इन राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल हो चुका है। ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि इन दोनों डॉक्टरों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो हाल ही में किसी बाहर के राज्य या देश से नहीं लौटे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है क्योंकि ये संक्रमण अब स्थानीय स्तर पर फैलने का संकेत दे रहा है। वहीं देहरादून में भी 3 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हो गई है। इससे पहले भी ऋषिकेश एम्स की एक महिला डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। वो बेंगलुरु से लौटी थी और उनका इलाज किया जा रहा है। लगातार डॉक्टरों के संक्रमित होने से अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट हो गए हैं। देहरादून में अब आए 5 मामले में एक मरीज अस्पताल में भर्ती है, जबकि बाकी 2 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी मरीजों के स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है और जरूरी दवाइयां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब संक्रमित लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती है तो ये स्थिति गंभीर मानी जाती है और इसका मतलब है कि वायरस अब स्थानीय संपर्क के जरिए फैल रहा है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहना और कोविड नियमों के सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है, जैसे कि मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना और अब पहले से भी ज्यादा जरूरत हो गई है। इसके साथ ही जिन लोगों में हल्के लक्षण भी दिख रहे हैं उन्हें तुरंत उपचार करवाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और संक्रमण को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जहां पूरे देश में कोविड को लेकर पूरी हलचल मची है, पूरा देश अलर्ट है, वहीं उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मौसम के बदलते रुख के चलते चिकित्सालय में परिसर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन जसपुर में अभी तक कोविड संक्रमित कोई भी रोगी सामने नहीं आया है। लगातार जांच की जा रही है। तो वहीं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि अभी तक कोई भी कोविड संक्रमित रोगी नहीं मिला है और साथ ही जनता से अपील की गई है कि पूर्व की भांति कोविड की बचाव में स्वयं ही अपनी सहभागिता निभाए। कोविड के लक्षण मिलने पर तुरंत चिकित्सा से संपर्क करने के बाद होम आइसोलेट होकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जसपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से अलर्ट है। चिकित्सालय में 7 बेड आइसोलेशन बोर्ड बना दिए गए हैं। इस तरह के मरीज देखने में नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि देश में और प्रदेश में मिल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से, यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहें, क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है, कि बचाव ही इलाज है। कि जितना हमने अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं और उसको घर में ही थोड़ा अलग कर दिया बाकी मरीजों से, बाकी लोगों से, तो ये फैलता नहीं है। तो यही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रात को 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चला। गहरी खाई होने के कारण मृतकों के शव को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सीओ ने बताया कि कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने कार से छलांग मारकर अपनी जान बचाई, जिसने पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। कार में सवार अन्य 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मसूरी पुलिस फायर सर्विलांस STRF द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे दोनों युवकों के शव को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से देहरादून अस्पताल भेजा गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीओ साहब क्या कहना चाहेंगे, हादसा यहाँ पर हुआ है, किस तरीके का हादसा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? देखिए, लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है
उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे ग्लोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी सूचना पे हमारे एसएसआई मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ एसडीआरएफ फायर को भी इसकी सूचना दी गई। साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पे पहुंचकर यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवक आश्रम रोड देहरादून। हरिद्वार के ज्वालापुर में नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारियों को शरीफी हर्बल नाम की एक कंपनी की ओर से उनके नाम पर नकली उत्पादन बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के साथ घर में छापेमारी की तो वहां बड़े पैमाने पर टॉनिक और शक्तिवर्धन दवाइयां बनाए जाने का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी करने पहुंची टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहे कच्चा माल और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली आयुर्वेदिक उत्पाद बनाकर हरिद्वार और सहारनपुर जिले में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस परिसर में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी वहाँ पाई गई। किस तरह और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं वो सभी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने नियमानुसार उनको जब्त किया, उनको हमारे द्वारा सील किया गया। मौके पर केवल एक ही व्यक्ति हमको पाया गया। हमने उससे इस दवाई को बनाने का लाइसेंस और उक्त दवाई इस दवाई में जो अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में रुड़की के अंबर तालाब में रघुनाथ प्लॉट के निकट अहिल्याबाई होल्डर द्वारा उद्घाटन रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने किया और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष और इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि हमारी मां अहिल्याबाई ने हमारे देश को बचाने के लिए संघर्ष किया, उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता और आज उनकी याद में पश्चिमी अंबर तालाब में एक प्रवेश द्वार का निर्माण उनकी याद में किया जा रहा है, जिसका आज उन्होंने उद्घाटन किया। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। आज जब पश्चिम अंबर तालाब में सभी स्थानीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारी जिलाध्यक्ष मधु सिंह जी उपस्थित हैं, पार्षदगण उपस्थित हैं, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी का मंदिर है, उनका प्रवेश द्वार का उद्घाटन आज किया जा रहा है। बहुत सुंदर द्वार बनाया जाएगा ताकि लोगों में एक संदेश आए कि जो हमारी माता जी ने करा और जो संस्कृति बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, हमारे मंदिरों के निर्माण के लिए जो कार्य उन्होंने किया उसको सभी लोग याद करें, उसको सभी लोग उससे कुछ प्रेरणा लें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर को याद करके, उनके कार्यों को याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी दें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कितने की लागत से बनाया जा रहा है सर ये गेट और किस? यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले हर साल जिला पंचायत और जिला प्रशासन की स्थानीय लोगों के साथ समीक्षा बैठक होती है, जिसमें खासकर मां यमुना में साड़ी, कपड़े आदि फेंककर मां यमुना को प्रदूषित करने से रोकने के लिए आग्रह किया जाता है। लेकिन इसमें ना जाने प्रशासन और शासन, मंदिर समिति और पंच समेत क्यों नहीं दिलचस्पी दिखाते हैं, ये बड़ा सोचने वाली बात है। बता दें कि जिस मां यमुना जी के जल को देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है और पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसी यमुना जी के जल को देश विदेश के श्रद्धालु साड़ियों, कपड़ों फेंक कर रंगीन बना देते हैं। क्या मां यमुना जी का धाम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है? सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने तहसील दिवस में भी मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर प्रति आधा किलोमीटर दूरी पर निर्देश सूचना बोर्ड लगाया जाए, ताकि कोई भी श्रद्धालु यात्री मां यमुना जी में साड़ी, कपड़े आदि फेंककर मां यमुना जी को प्रदूषित ना करे। जिसको साड़ी पहनना दान करना है और तीर्थ पुरोहितों को ये दान करे, गरीब मजदूर भाइयों और सफाई कर्मचारियों को ये दान दे, जिससे यात्रा दान का पुण्य मिलेगा।
रुड़की पुलिस ने मोहल्ला पठानपुरा और इमली रोड से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को चोरी किए गए सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए सामान से चांदी, जेवर, मोबाइल फोन, नकदी सहित 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए चोरों में से एक चोर रुड़की के पठानपुरा में रह रहा था, बाकी 2 चोर उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों चोरों को रुड़की नहर किनारे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है, कितना आरोपी गिरफ्तार किए? देखिए, पिछले 8-10 दिनों में 2 चोरी की घटनाएं रुड़की थाने में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, वादी हैं, उन्होंने ये बताया था कि उनके घर से कुछ सामान चोरी हुआ, नकबजनी हुई है। पुलिस ने इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एसएसआई और कोतवाल दोनों ने टीमें बना करके इसमें ट्रैकिंग शुरू करी। कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास थे और कुछ संदिग्धों की लगातार पड़ताल चल रही थी। तो कल रात हमारी टीम ने 3 अभियुक्तों राजधानी में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद करीब 3 घंटों तक हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बुधवार को दोपहर के 2 बजे तक उमस भरी गर्मी के बाद मेघा बरसने से लोगों को राहत मिली है। देहरादून और हरिद्वार समेत प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में बारिश हुई। ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी, उत्तरकाशी और साथ ही रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज के साथ तीव्रता से अति तीव्र बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।